नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते चले आ रहे हैं। आज जो है एपिसोड 55 तक पहुंच चुके हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला ही प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जरा आप क्या कीजिए, 5 स्टार यहाँ पर लगा लीजिए। क्या प्रश्न है इसको देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि जो सूचकांक योजना, जो इंडेक्स वगैरह इस तरह की चीजें है ना, वो ज्यादा पूछा जाता है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह का ये पैटर्न भी, इस तरह के प्रश्न भी जो सूचकांक वगैरह वाला हो, काफी पूछा जाता है, हर साल दिखेगा आपको। और इस पैटर्न पर भी जो प्रश्न, ये विकल्प में जो पैटर्न है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यह, और दूसरी बात, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आतंकवाद से एक पीड़ित देश है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, संस्करण की सबसे पहले अगर बात करेंगे ना, तो यह जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 वाला ये संस्करण है 2025, ये दरअसल 12वां संस्करण है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 12वां संस्करण है, जो पिछले एक दशक में आतंकवाद में प्रमुख वैश्विक रुझानों की व्यापक स्थिति को दिखाता है। शामिल देश की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो सूचकांक में आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, 163 देशों की रैंकिंग तय की गई है। अगर जो वैश्विक आबादी का देखेंगे, तो यह जो 163 देश हैं, तकरीबन 99.7% जो दुनिया की आबादी है उसका प्रतिनिधित्व ये सारे कंट्री करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, इस सूचकांक का, कि आतंकवाद के भविष्य और आवश्यक नीतिगत प्रक्रियाओं के बारे में किस तरह से सकारात्मक व्यवहारिक संवाद को एक तरह से बेहतर किया जाए। और प्रमुख संकेतक की बात करेंगे किस आधार पर, चूंकि अब तय किया गया है कि कौन सा देश आगे है पीछे है, तो संकेतक तो होगा ही, आधार तय किया जाएगा। तो उसमें आतंकवादी हमलों की प्रवृत्ति किस तरह से, उसकी आवृत्ति में वृद्धि हो रहा है, मौतें कितना हो रहा है, घायल होने वालों की संख्या और बंधकों की संख्या। जैसे अभी आपने देखा गाजा में हॉस्टेज बना लिया गया है ना, ठीक है, जो हमास के द्वारा, तो ऐसे ही बंधकों की संख्या भी, तो उसके आधार पर तय किया गया है। अब यहाँ आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देशों की बात करेंगे, तो बुर्किना फासो ये पहले नंबर पे आया है, जो कि यहाँ पर दिखेगा आपको। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान दिखेगा, तीसरे नंबर पर सीरिया दिखेगा, चौथे नंबर पर माली दिखेगा। अगर पांचवा नंबर भी आपसे पूछ ले, टॉप 5 क्योंकि पूछा जा सकता है, मान के चलते हैं 4 है तो पांचवा भी, तो ये नाइजर इसके बाद होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ए विकल्प आपका सही नजर आएगा, क्योंकि यही क्रम है। सबसे ज्यादा बुर्किना फासो में, फिर पाकिस्तान, सीरिया, माली और नाइजर में आतंकवाद है। तो सही क्रम ए विकल्प के साथ हम यहां पर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाए। दूसरा टॉपिक क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा ATE71 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसको आप 4 स्टार डाल लीजिए। यह भी यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो कि यहां से आ सकता है। अब ये चर्चा में कहां से आया है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। दरअसल ये जो है यूरोप से चर्चा में आया है। यूरोप का जो एक देश है स्पेन, यहां चर्चा में आया। अब स्पेन में ऐसा क्या हुआ, प्राग ऐतिहासिक मानव जीवाश्म की खोज हुई है और उस जीवाश्म का नाम दिया गया है ATE71। यानी कि जवाब तो बी आ गया, लेकिन इसके विषय में कुछ चीजें और हम जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। तो प्राप्त जो जीवाश्म है उसमें शोधकर्ताओं को ऐसे समझिए कि जो चेहरा है ना, चूंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, मानव जीवाश्म, पशु का जीवाश्म नहीं है और प्रागैतिहासिक काल का है, तो इसमें मानव के शरीर के विभिन्न हिस्से प्राप्त होगा। तो जो चेहरा है, चेहरा के मध्य चेहरा का जो कुछ टुकड़ा होगा, मान लीजिए जहां नाक है, मुंह है, वहां का हिस्सा प्राप्त हुआ है। गाल की हड्डियां मिली है, नाक की संरक्षा का जो ऊपरी जबड़ा है वह भी प्राप्त हुआ है। खोज स्थल यहां पर कहां पर है, तो ये जीवाश्म जो है उत्तरी स्पेन के सियरा दे अल्टापुका पुरातात्विक स्थल है, वहां पर सीमा डेल एलिफेंटे गुफा, वहां पर यह पाया गया है। और कहा जा रहा है कि इसकी आयु कितना होगा, अगर हड्डियों की बात करें तो तकरीबन 1.1 से लेकर के 1.4 मिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, जिससे यह पश्चिमी यूरोप में सबसे पुराने प्राप्त मानव जीवाश्म बन गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1.1 से लेकर के 1.4 मिलियन ईयर की बात किया गया है। मिलियन ईयर जो है वो पुराना होगा, तो यूरोप का सबसे पुराना ज्ञात मानव जीवाश्म अब ये माना जाएगा। तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, ATE71। ऐसा नहीं कि कह देना है कि ये एंटी टैंक मिसाइल है या कोई किसी पशु पक्षी का प्रजाति है, ध्यान से इस बात को देखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
तीसरे पर आ जाते हैं, तीसरा भी महत्वपूर्ण है, इसको 3 स्टार लगा दीजिए। साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, स्फेयर एक्स एवं पंच मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 मिशन की यहाँ पर बातें की गई है, 2 स्टेटमेंट दोनों ही मिशन के विषय में दिया गया है, सही पूछा गया है कौन से कथन। पहला देख लेते हैं कीवर्ड, स्फेयर एक्स मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल तथा सौर हवाओं का अध्ययन करना है, यानी कि स्टडी को लेकर के। और पंच मिशन का कहा जा रहा है कि उद्देश्य जो है आकाश गंगाओं के निर्माण एवं ब्रह्मांड के तीव्र जो विस्तार हो रहा है उसकी जांच करना है। अब देखिए यहां पर इस बात को समझिए, जो स्फेयर एक्स है ना, यह नासा का एक खगोलीय मिशन है जो ब्रह्मांड के इतिहास की जानकारी आएगा, आकाशगंगा के विकास और इंटरस्टेलर जो है, यानी कि उसको ऐसे कह सकते हैं बर्फीला तत्व जो है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, इसका लॉन्च जो है वह प्रस्तावित कब रखा गया है, 2025 में ही। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आ गया, यानी कि यहां पर जो कहा गया है इसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल तथा सौर हवाओं का अध्ययन करना है, यह फिर उस हिसाब से गलत होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ब्रह्मांड के इतिहास, आकाशगंगा के विकास, बर्फीले तत्व वगैरह का अध्ययन करना। और पंच की यहां पर बात करेंगे तो कहा गया आकाशगंगाओं के निर्माण और ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार की जांच करना है। तो पंच क्या करेगा, यह मिशन सूर्य की बाहरी कोरोना और सौर वायु यानी कि सोलर विंड जिसको कहते हैं उसके लिए अध्ययन किया जाएगा। और इसे भी जो विकसित किया गया है उसे किसके द्वारा, नासा के द्वारा। यानी कि ये दोनों जो विकसित किया गया है वो नासा के द्वारा। और लॉन्च कब किया जाएगा पंच को, ये भी लिख लीजिए यहां पर 2025 में ही प्रस्तावित है, यानी कि दोनों अभी लॉन्च मिशन किया नहीं किया है, अपेक्षित है। तो कुल मिलाकर के ये कथन भी गलत हो जाएगा। अगर इसको वाइस वर्सा कर दे, जो पंच मिशन का उद्देश्य है अगर स्फेयर एक्स में डाल दे तो लगभग ये सही हो जाएगा। और यहां पर जो लिखा हुआ है स्फेयर एक्स मिशन का उद्देश्य उसको पंच मिशन के सामने लिख दे तो वो सही हो जाएगा। उल्टा बस कर दिया गया है इसलिए गलत है। कौन सा सही है, दोनों ही गलत हो गया। तो डी के साथ, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन। आगे बढ़ जाए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इस तरह के जो पैटर्न है ना आजकल देखेंगे, पिछले 2-3 वर्षों में यूपीएससी ने किया है कि कई सारे वहां पर विकल्प डाल दिए हैं और फिर पूछा है आपसे। तो लंबा चौड़ा ये देखिए, यहां से 6 स्टेटमेंट डाल दिया, तो ये लंबा चौड़ा है। आप डर जाएंगे, कई बार स्टूडेंट घबरा जाते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं, पर इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और कहा गया है 6 स्टेटमेंट दिया, कहा गया अंतरिक्ष यात्रा से स्वास्थ्य पर उपर्युक्त में से कौन से प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य पर यदि अंतरिक्ष यात्रा कोई करते हैं, अभी जो है सुनीता विलियम्स जो है वो आई है अंतरिक्ष से 9 महीना के बाद, ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों और हड्डियों की क्षति, तो निश्चित तौर पर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव होंगे उसमें माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों और हड्डियों की क्षति हो सकता है, तो ये सही है। प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, बिल्कुल, क्योंकि फिर पृथ्वी के वायुमंडल में आप लौट करके आएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, यह भी सही है। और आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यानी कि खड़े होने पर रक्तचाप जो है वह गिर जाएगा, यह कहा गया है, तो यह भी होता है सही, क्योंकि वहां पर आप जीरो ग्रेविटी में रहते हैं, जो स्पेस की बात की गई है। हड्डियों के घनत्व में वृद्धि, ध्यान से हड्डियों के घनत्व को लेकर के बात किया गया, क्या है वृद्धि, नहीं, यहां समझना है। अगर कोई व्यक्ति स्पेस में रहता है, अंतरिक्ष यात्रा करता है, तो हड्डियों के घनत्व में कमी होगा, वृद्धि नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आगे चलते हैं, ग्रेविटी सिकनेस, हाँ बिल्कुल ग्रेविटी सिकनेस हो सकता है। अब ऐसे समझिए, ग्रेविटी सिकनेस क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो शुरुआती दिनों में जैसे उल्टी हो सकता है, चक्कर आने लग सकता है, तो ये सारी चीजें यहां पर होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी है, तो ये भी सही हो गया। हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा, बिल्कुल बिल्कुल हृदय संबंधी जो बीमारी है उसका सबसे ज्यादा खतरा हो जाता है। तो हमने देखा कि सारे स्टेटमेंट सही है, चौथा बस गलत हुआ है ना, यानी कि पूछा क्या गया था, प्रभाव पड़ता है, यानी कि कौन कौन से चीजों का प्रभाव पड़ता है, कौन सही है, ऐसे मान लेते हैं स्वास्थ्य पर। तो 1, 2, 3, 5, 6 प्रभाव पड़ता है, चौथा नहीं पड़ता है। इसमें चौथा ये गलत हो गया। और 1, 2, अच्छा इसमें 1, 2, 3, 5, 6 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 5, 6 है, और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो ये सही हो गया। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 इसमें नहीं है, गलत है, तो 5 है और 6 है। हाँ, सी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। ठीक है, सी विकल्प आपका सही है। ये लंबा चौड़ा एक प्रश्न आता है, देखिए बहुत आसान था, बहुत सारी बातें था नहीं, हाँ बीच में घुसा दिया था, अगर आप तेजी से पढ़ के निकल जाते सब सही है, ये भी सही मार के निकल जाते। हड्डियों का घनत्व जो है वो घटेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए 5वें पर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइए इसको। यूनेस्को की चर्चा चल गया भैया, यूनेस्को से इतने प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, पीवाईक्यू पलट के देख लीजिए, हमेशा ही प्रश्न रहता है। और इस बार तो फिर से यूनेस्को को लेकर के भारत में चर्चा चल पड़ा है,
क्योंकि कुछ स्थलों को इसमें अस्थायी रूप से शामिल कर दिया गया, 6 नए स्थलों को, इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में निम्नलिखित में से किस स्थल को शामिल नहीं किया गया है? प्रश्न के पुछल्ले शब्द को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं कि शामिल किया गया, आगे बढ़ गए, गलत कर लिए, शामिल नहीं किया गया है। तो यहां कहा गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो वो मध्य प्रदेश, अभी ये भी चर्चा में रहा है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के अशोक के शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, ये जो 64 योगिनी मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश और वहां पर उड़ीसा में, और बुलंदों के महल किले ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में है। तो यहां पर ये 4 चीजें दिया गया है आपको। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हाल ही में क्या हुआ है। भारत ने अपने 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। अब जिससे क्या हो गया है, अस्थायी सूची की संख्या जो कुल बढ़कर के हो गई है वह 62 हो गया है। तो सबसे पहला फैक्टर आपके पास यह होना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट बना सकता है, इस टॉपिक से आ जाएगा। अब यहां पर एक बात समझिए, इन 6 स्थलों में शामिल कौन कौन है इसकी बात करते हैं। तो यहां पर एक देख लीजिए, सबसे पहले विभिन्न राज्यों के अशोक के शिलालेख स्थल जो है यह शामिल किया गया है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इसको भी शामिल किया गया है, और बुंदेलों के महल किले मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, इसको भी शामिल किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये शामिल नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। आपसे कहा गया शामिल नहीं है, वही बताना है, शामिल ये नहीं है, तो जो गलत है वही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये जवाब तो आ गया, लेकिन अभी भी हमारा काम अधूरा है, क्योंकि हमने कहा कि 6 जो है नए स्थल को जो है अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 3 तो यहां पर मैंने बता दिया, 3 और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लिख दीजिए, ये कहां पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, पहला। दूसरा, मुडुमल मेगालिथिक मेनिहर्ष कहा जाता है, तेलंगाना में है, ठीक है, शब्द थोड़ा कठिन है, तेलंगाना में है। इसके बाद अशोक वाला मैंने बता ही दिया, 64 योगिनी बता दिया, बुंदेलखंड एक बच गया, वह है उत्तर भारत के विभिन्न राज्य में, ये क्या है, गुप्तकालीन मंदिर को लेकर चर्चा किया गया है। तो इस हिसाब से ये 6 जो है उसमें शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर जो शामिल नहीं है वह ए हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सही पढ़ के इस टॉपिक को जाइएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।